स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। कक्षा 10वीं में सामाजिक विज्ञान में अभी हम अर्थशास्त्र के भाग का अध्ययन कर रहे हैं। अर्थशास्त्र के अंतर्गत अब तक हमने 3 अध्यायों का अध्ययन पूरी तरह से कर लिया है। आज हम हमारा 17वां अध्याय जो कि पाठ्यक्रम में से हट गया है उससे आगे बढ़ते हुए 18वें अध्याय पर चर्चा करते हैं। जैसा कि आप सभी ने नाम देख ही लिया है, हमारे 18वें अध्याय का नाम है उपभोक्ता एवं विधिक जागरूकता तथा सूचना का अधिकार। अब उपभोक्ता और विधिक जागरूकता ये दोनों ही हर एक भारतीय नागरिक के जीवन के अभिन्न अंग हैं। हम जब तक जागरूक नहीं होंगे हमारे अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति, तब तक हम समाज में अपने उत्तरदायित्वों को पूरी तरह से नहीं निभा पाएंगे। और इस अध्याय के अंतर्गत हमें हमारे इन्हीं सामाजिक सरोकारों को पूरा करने के लिए जिन जानकारियों की आवश्यकता है उनसे अवगत करवाया गया है। तो इस पाठ का जैसा नाम है उसमें सर्वप्रथम जो नाम आता है उपभोक्ता। तो हम सबसे पहले इस शब्द को समझने की कोशिश करते हैं। यह 2 शब्दों से मिलकर बन रहा है। पहला उप, धन, भोक्ता। तो उपभोक्ता का अर्थ होता है किसी भी वस्तु या सेवा का मूल्य देकर उसका उपभोग करने वाला व्यक्ति। ठीक है ना। उपभोग को आप समझने के लिए उपयोग भी कह सकते हैं। ठीक है ना, यूज़ करना। अब इस आधार पर देखा जाए तो आप और हम सभी किसी न किसी रूप में उपभोक्ता रहे हैं। हम भी अपने आम जीवन में बहुत सारी चीज़ों को खरीदते हैं पैसे देकर और उनका उपयोग करते हैं। अगर आप एक साधारण सा 5 रुपए का बिस्किट का पैकेट भी खरीद कर उसे यूज़ करते हैं तो भी आप उपभोक्ता हैं। ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए आपको कोई बहुत बड़ी मात्रा में पैसे खर्च करके किसी वस्तु का उपयोग करना है। ठीक है ना। तो उपभोक्ता का मतलब साधारण शब्दों में कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किसी वस्तु का मूल्य चुकाकर उसका उपयोग कर लेता है वह उपभोक्ता होता है। अब यहाँ पर उपभोक्ता को अगर हम किताबी बातों में ध्यान दें तो किताबी शब्दावली में उपभोक्ता 3 प्रकार से कोई व्यक्ति बन सकता है। इसमें पहला क्या आया? मूल्य चुकाकर। ठीक है ना, चुका कर या भुगतान करके एक ही बात है, चाहे आप मूल्य चुकाकर कहें या मूल्य का भुगतान करके कहें। दूसरा आता है आंशिक भुगतान करके। अब यहाँ पर आंशिक भुगतान का मतलब होता है कि जैसे मान लो आपको किसी वस्तु की आवश्यकता रोज़ाना नहीं है, लेकिन किसी एक समय पर आपको किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ गई, तब हम क्या करते हैं कि कोई वस्तुएं जो ऐसी होती है जो हमें रोज़ाना नहीं चाहिए उनको हम सामान्य तौर पर किराए पर ले आते हैं। जैसे कुछ समय के लिए हमने किसी बड़े भवन को किराए पे ले लिया कोई आयोजन के लिए, तो ये क्या किया हमने, जैसे 4 दिनों के लिए उसे किराए पे लिया तो हमने 4 दिनों का उसका जो भुगतान होता है उपयोग का वह किया। तो यहाँ पर हमने क्या किया, आंशिक भुगतान किया। अब 4 दिनों में हम उस भवन में चाहे जिसे रखें चाहे जिसे ना रखें, हम उस भवन में भोजन का आयोजन करें या किसी संगीत सभा का आयोजन करें, यह हमारी मर्जी है। 4 दिनों के लिए उसका किसी भी प्रकार से उपयोग करने के लिए हम क्या हो गए, स्वतंत्र हो गए, यानी कि हम 4 दिनों के मालिक बन गए। तो ये हो गया आंशिक भुगतान करना। फिर आता है विलंबित भुगतान। अब देखिए विलंबित भुगतान का मतलब होता है कि आपने पूर्ण भुगतान न करके भुगतान करने का
वचन दिया है या किसी निश्चित समय पर निश्चित राशि के रूप में उसका थोड़ा थोड़ा करके भुगतान आपको करने का कमिटमेंट आपने कर लिया है। तो ये हो गया किश्तों में भुगतान करना, ठीक है ना। ये तो हो गया अपना किश्तों में, और ये हो गया किराए पर, और ये हो गया पूर्ण रूप से। तो 3 तरह से हम किसी भी वस्तु का उपयोग करते हैं। जैसे मोस्ट ऑफ लोग बाइक खरीदते हैं, थोड़ा बहुत पेमेंट दे देते हैं और बाद में बाकी की किश्तें भरते रहते हैं। तो यह हो जाती है विलंबित भुगतान विधि। रेंट पे कोई चीज़ हमने ली, जैसे मान लो हमने ऑटो रिक्शा भी हायर किया आधे घंटे के लिए, तो हमने क्या किया, आधे घंटे का उसका जो किराया था वो दे दिया, ठीक है। तो ये हो गया आंशिक भुगतान करना। फिर मूल्य चुकाकर, तो पूरी तरह से किसी वस्तु को पूरे पैसे दे करके खरीद लेना और उसका पूरी तरह से उपयोग करने के लिए स्वतंत्र हो जाना, ये हो गया मूल्य चुकाकर। तो इस तरह से कोई भी उपभोक्ता क्या है, वस्तु का मूल्य देकर उसका उपयोग करने वाला व्यक्ति उपभोक्ता कहलाता है। ज़रूरी नहीं है आप पूरा मूल्य एक साथ चुकाएं, आप किस्तों में भी दे सकते हैं, पूरा भी दे सकते हैं। और यदि आपको कुछ समय के लिए किसी वस्तु की आवश्यकता है तो हम उसका आंशिक भुगतान करके आंशिक समय के लिए उसको भी उपयोग में ले सकते हैं, तब भी हम क्या होंगे, उस वस्तु के उपभोक्ता ही कहलाएंगे। अब इन सारी चीज़ों से हमें ये तो पता चल गया कि हम उपभोक्ता किन कंडीशंस में बनते हैं। उपभोक्ताओं के लिए एक अधिनियम पारित हुआ था जिसका उल्लेख आप सभी ने पूर्व की कक्षाओं में भी देखा है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। नाइनटीन 1986 में यह कानून बना था जिसके अंतर्गत उपभोक्ताओं के संरक्षण की बात कही जाती है। अब यहाँ पर संरक्षण से मतलब है उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करना। कई बार क्या होता है कि हम जैसे माल खरीदते हैं, जैसी गुणवत्ता, जैसे मानकों की बात उस पर बताई गई होती है, वह वस्तु उसके अनुसार नहीं निकलती है, तब हमारा उस वस्तु का मूल्य देने का जो ध्येय था, जो सेवा प्राप्त करने का उद्देश्य था, वह पूरा नहीं हो पाता है। तो ऐसी स्थिति में कई बार उपभोक्ताओं का शोषण होता है। तो यहाँ पर इस चीज़ से बचाव के लिए सरकार द्वारा एक नियम बनाया गया जिसका नाम है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। हाल ही में 2019 में इस अधिनियम में कुछ संशोधन भी हुआ है, ठीक है ना। तो ध्यान में रखिएगा यह बात कि इस अधिनियम में जो संशोधन हुआ वह कब हुआ है, 2019 में। तो नई किताबों में हो सकता है इसका उल्लेख आ जाए अगले वर्ष, लेकिन इस वर्ष इसका उल्लेख किताब में नहीं है। तो आप अपने आप से ध्यान रख लो कि इस अधिनियम में वर्ष 2019 में संशोधन भी हुआ है। अब इस अधिनियम में जो भाषा यूज़ की गई है उसके अनुसार जो शिकायत करने वाली फर्म होती है उसके लिए व्यक्ति शब्द का उल्लेख किया गया है। तो इस अधिनियम के अंतर्गत जो व्यक्ति है या जहाँ पर व्यक्ति शब्द का उल्लेख मिलता है वहाँ पर व्यक्ति का मतलब ये नहीं है कि आप पर्टिकुलर किसी एक इंसान, जिंदा इंसान, एक सिंगल पर्सन के खिलाफ ही अपनी कंप्लेन कर सकते हो यदि आपके साथ इस प्रकार का कोई उपभोक्ताओं का शोषण संबंधी कोई काम हुआ है। तो यहाँ पर व्यक्ति से तात्पर्य केवल कोई एक व्यक्ति न होकर के सरकार द्वारा पंजीकृत या अपंजीकृत फर्म होती है। पंजीकृत का मतलब हो गया सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, ठीक है ना। दूसरा संयुक्त हिंदू परिवार। अब देखिए यहाँ पर ये बात आती है कि केवल हिंदू परिवार का ही नाम क्यों आया। यह इसलिए आता है कि भारत के अंदर पश्चिम बंगाल को छोड़कर संपूर्ण भारत में एक नियम बना हुआ है कि किसी भी संयुक्त हिंदू परिवार द्वारा यदि कोई व्यापार किया जाता है तो उसमें अतिरिक्त उत्तरदायित्वों का वहन करने का अधिकार केवल मुखिया का होगा।
यहाँ पर मुखिया होता है परिवार का सबसे बड़ी उम्र का व्यक्ति, ठीक है ना। तो अब वह व्यक्ति जो होता है ये सारे अतिरिक्त उत्तरदायित्व वहन करने वाला व्यक्ति होता है। मान लो उदाहरण के लिए कि कभी मान लो किसी परिवार के द्वारा कोई व्यापार प्रारंभ किया गया और उसमें अतिरिक्त हानि हो गई, तो उस हानि को वहन करने का उत्तरदायित्व केवल मुखिया का होगा, ना कि पूरे परिवार का। और ये रूल खाली हिंदू परिवारों में पाया जाता है और भाई संयुक्त परिवारों में ही पाया जाता है, इसीलिए यहाँ संयुक्त हिंदू परिवार को रखा गया है, क्योंकि इसमें सारे अतिरिक्त उत्तरदायित्वों को वहन करने के लिए पर्टिकुलर एक व्यक्ति ही उत्तरदायी होता है और वह होता है मुखिया। बाकी समुदायों में यह नियम काम नहीं करता है, इसीलिए यहाँ पर यह शब्द यूज़ किया गया है कि संयुक्त हिंदू परिवार, क्योंकि इनों में मुखिया के द्वारा सभी उत्तरदायित्व वहन किए जाते हैं अतिरिक्त जो होते हैं। फिर आती है इसके अलावा सहकारी संस्थान। सहकारी संस्थान के अलावा जो चौथी कैटेगरी शेष रह जाती है वह है हमारे यहाँ पर कि संघ या समितियाँ जो कि पंजीकृत हों अथवा ना हों, ठीक है ना। दोनों ही प्रकार के संघ अथवा समितियाँ जो कि पंजीकृत हैं तो भी और नहीं हैं तो भी, ठीक है ना। तो ये सारे जो हैं फर्म है, संयुक्त हिंदू परिवार है, सहकारी संस्थान है और अपंजीकृत संघ या समितियाँ हैं, ये सारे हमारे प्रतिवादी हो सकते हैं यदि हमारा उपभोक्ता संरक्षण शोषण हुआ है तो हम इन सब के खिलाफ अपनी याचिका दायर कर सकते हैं। यहाँ पर व्यक्ति का मतलब ये सभी चीज़ें आएंगी उसमें, ठीक है ना। अब बात करें कि उपभोक्ताओं का शोषण कैसे हो सकता है, क्या कंडीशंस होंगी जब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर उपभोक्ता का शोषण हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर 1 नंबर का प्रश्न आने की भी संभावना है। मैं आपको बता दूँ कि इस पाठ का जो अंक भार है वह इस वर्ष बढ़ करके 5 हो चुका है। लास्ट ईयर तक यह पाठ 2 नंबर का था अपना, इस बार इसका अंक भार 5 है। तो 5 नंबर का होने के कारण से इस पाठ में से बहुत छोटा प्रश्न भी बनता है और एक 4 नंबर का बड़ा प्रश्न भी बनता है। तो यहाँ पर आपसे प्रश्न किया जा सकता है कि उपभोक्ता शोषण से क्या अभिप्राय है, तो आप बताइएगा कि क्रेता के मूल्य के अनुसार वस्तु या सेवा का जो लाभ या सुविधा मिलनी चाहिए वह अगर प्राप्त नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति का या क्रेता का उपभोक्ता का शोषण होता है या शोषण होना कहलाता है, ठीक है ना। जो कमिटमेंट हमारे साथ वस्तु खरीदते समय किया गया था, जो जानकारी उस पर दी गई थी, जो गुणवत्ता के मानक उस पर बताए गए थे, अगर वह वस्तु उन मानकों पर खरी नहीं उतरती है, ठीक है ना। क्रेता कौन होता है, वस्तु को खरीदने वाला। तो क्रेता जब मूल्य चुकाता है उस समय जो उसे जानकारी दी जाती है या सेवा के बारे में जो कमिटमेंट किया जाता है, अगर उसके अनुसार वह वस्तु नहीं होती है तो वस्तु का मूल्य देकर के उपयोग करने वाला जो उपभोक्ता होता है उसका शोषण कहलाएगा। सामान्य रूप से आप सभी समझ गए होंगे। अब अपने सामने नया प्रश्न जो आता है वह आता है कि उपभोक्ताओं का शोषण होने के क्या कारण हैं। शोषण कैसे होता है ये तो हमने समझ लिया, ठीक है ना। आप अच्छी तरह से, मैं समझती हूँ कि इस बात को समझ गए होंगे कि शोषण कैसे होता है कि जो वस्तु या सेवा हमने ली है, मूल्य चुकाते समय जो जानकारी हमें उस वस्तु या सेवा के बारे में दी गई है उसके अनुसार अगर हमारी वस्तु की सेवाएं प्राप्त नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता का शोषण होना कहलाता है। अब यहाँ पर शोषण के कुछ कारण भी होते हैं जिनके लिए हो सकता है कि उपभोक्ता जिम्मेदार हो या हमारी जागरूकता न होना भी जिम्मेदार हो सकता है। तो सर्वप्रथम जो कारण होता है उपभोक्ताओं के शोषण का वह यह होता है कि वस्तु के ऊपर जो मानक दिए जाते हैं गुणवत्ता के, उन पर ध्यान दिए बिना ही हम वस्तु खरीद लेते हैं, ठीक है ना। ध्यान नहीं देना हमारा निजी कारण है जिससे कि हमारी जो है
वस्तु उसकी गुणवत्ता पर भी कई बार प्रभाव पड़ता है और हम अपने मतलब ध्यान ना देने की कमी की वजह से शोषण का शिकार हो जाते हैं। दूसरा कि बाज़ार में हमारे सामने बहुत सारे प्रोडक्ट आजकल उपलब्ध रहते हैं। किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए हमारे पास 10 वैरायटी मिल जाएंगी। फॉर एग्जांपल आप एक टूथपेस्ट खरीदने जाते हैं तो भी आपके सामने दुकानदार 5-7 तरह के तुरंत निकाल के रखता है कि बोलो कौन सा चाहिए। तो वहाँ पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें क्या लेना है और क्या नहीं लेना है। तो ऐसी स्थिति में सही वस्तु का चयन नहीं कर पाना भी उपभोक्ता के शोषण का कारण बनता है। ठीक है ना। सही वस्तु का चयन जब हम नहीं कर पाएंगे तो निश्चित रूप से हम शोषण के शिकार हो जाएंगे। इसके बाद में बात की जाए तो जब भी हम कोई सामान खरीदते हैं तब उसके ऊपर उसके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ बारीक अक्षरों में लिखी हुई रहती है। अब वह लिखी हुई जानकारी जो होती है यह पूरी नहीं होती है। कई बार लिखित या अलिखित जो जानकारियाँ दी जाती है उनका पूरा न होना, ये भी उपभोक्ताओं के शोषण का कई बार कारण बन जाता है। ठीक है ना। फिर आता है कि बहुत बार हम क्या करते हैं कि जो बात प्रिंट पे लिख दी हम उसको अक्षरशः सही मान के सत्य मान कर चलते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनके ऊपर उनकी गुणवत्ता के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बखान किया जाता है और हम क्या करते हैं उसे सही मान लेते हैं। तो जो जानकारियाँ दी जाती है उनको सही मान लेना, ठीक है ना, या दी गई जानकारियों पर पूर्ण विश्वास कर लेना भी हमारी एक क्या है, कमी है। हम तथ्यात्मक रूप से उनकी गहराई तक जाने की, रिसर्च करने की ज़रूरत ही महसूस नहीं करते हैं। किताब लिख दिया तो ठीक है, बस हम उसको तुरंत विश्वास करके खरीद लेते हैं। तो हमें इस तरह से दी गई जानकारियों की तथ्यात्मक जांच पड़ताल किए बिना उन पर तुरंत विश्वास भी नहीं करना चाहिए। एक जागरूक उपभोक्ता होने के नाते हमें इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। अब से आप जब भी बाज़ार से कोई सामान खरीदें तो इन कमियों से बचें। ध्यान दें बातों को कि हमें किन किन चीज़ों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। आगे देखिए, उपभोक्ताओं का अशिक्षित होना। जो आप में से कोई भी नहीं है, सब अच्छे पढ़े लिखे जानकार हो, इसलिए इस कमी को आप नहीं दोहराएंगे। ज्ञान नहीं दर्शाना है। बहुत बार हम जल्दबाजी में होते हैं और हम जानबूझकर भी किसी चीज़ को बिना देखे तुरंत खरीद कर निकल जाते हैं। ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है ना। उपभोक्ताओं का अशिक्षित होना भी कई बार उनके शोषण का कारण बन जाता है। तो ये देखो, अशिक्षा तो किसी व्यक्ति का निजी दोष नहीं है। इसके लिए कई बार कई व्यक्तियों की परिस्थितियां जिम्मेदार होती है, सामाजिक स्थितियां जिम्मेदार होती है। तो सभी को शिक्षित करने का प्रयास किया जाना चाहिए ताकि वो शोषण से बच सकें। आगे बात की जाए तो उपभोक्ताओं के द्वारा जल्दबाजी में कई बार रसीद या बिल भी प्राप्त नहीं किए जाते हैं, ठीक है ना। जो माल खरीदते हैं उसकी रसीद या बिल जो होता है वो प्राप्त न करना भी कई बार शोषण का कारण बन जाता है। हम बहुत बार सामान खरीदते हैं, जल्दबाजी में होते हैं, बिल का इंतज़ार ही नहीं करते, सामान लिया, तुरंत पैसे पकड़ाए और चल दिए। अगला बिल काट रहा है या नहीं ये देखते तक नहीं है। तो यह स्थिति भी रहती है। और ऐसी स्थिति में यदि हमारे द्वारा ली गई वस्तु खराब निकल गई तो बिना बिल के हम उसकी कंप्लेन करने में समर्थ नहीं है। कोई भी वस्तु के खिलाफ आपको एक्शन लेना है, उसकी गुणवत्ता खराब पाई जाने पर, तो आपके पास बिल का होना अनिवार्य होता है। इसीलिए तभी ये कहते हैं कि जो भी चीज़ आप खरीदते हैं उसका पक्का बिल ज़रूर प्राप्त करें। इससे दो फायदे होते हैं कि एक तो यदि आपकी वस्तु की गुणवत्ता में कोई कमी है तो आप कंप्लेन करने लायक रहते हैं, और दूसरा देश के अंदर जो भी व्यापारी व्यापार कर रहा है वह देश का जो टैक्स है वह चुकाने के लिए बाध्य हो जाता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, जब भी आप कोई सामान खरीदें तो उसका बिल ज़रूर से प्राप्त कर लें। फिर क्या होता है कि कई बार हम सामान खरीदते हैं, हम असमंजस में बने रहते हैं कि शिकायत करें या न करें। तो ऐसी स्थिति में नहीं पड़ना है। हमें कोई भी गुणवत्ता में कमी पाई जाने पर वस्तु की शिकायत करने के लिए दृढ़ संकल्प रहना चाहिए। एक कमी और पाई जाती है इस जगह पे कि कई बार हमारे पड़ोसी के यहाँ कोई सामान खरीदा गया और उसमें कमी आई। पड़ोसी
के घर पे सामान था, कमी उसने भुगती, हम आराम से रहते हैं। हो सकता है भविष्य में हम भी वही सामान खरीदें, वही कमी हमारे साथ भी हो। तो उपभोक्ताओं को संगठित रहना चाहिए और जागरूक रहना चाहिए। यदि एक व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी हुई है तो हो सकता है भविष्य में वह आपके साथ भी हो। तो ऐसी स्थिति में मिलजुल कर संयुक्त प्रयास करना चाहिए। उपभोक्ताओं को संगठित रहना चाहिए। संगठन की कमी के कारण भी बहुत बार उपभोक्ताओं का शोषण होता है, ठीक है ना। उपभोक्ताओं को संगठित होकर के शिकायतों को समय पर करना चाहिए। एक तो संगठन की कमी और एक निर्णय में विलंब की शिकायत करनी है या नहीं है या नहीं की तो स्थिति कभी भी नहीं होनी चाहिए। हमेशा यदि आपका शोषण हो रहा है तो उसके खिलाफ एक्शन लेना आपका अधिकार है और अपने अधिकार का हमें पूरी तरह से प्रयोग करना चाहिए। निर्णय में विलंब बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और कई बार खाद्य पदार्थों में उनके खराब हो जाने के बाद उनकी डिलीवरी कर दी जाती है, तो ऐसी स्थिति में हम चुपचाप उस सामान को फेंक देते हैं या फिर एक्शन ही नहीं लेते हैं उसके खिलाफ कि हमें जो सामान दिया गया वो ख़राब पाया गया है। तो ऐसी स्थिति में भी हमें उसकी कंप्लेंट करनी चाहिए ताकि अगली बार यदि हम दोबारा उसी प्रतिष्ठान से सामान खरीदते हैं तो हमारी गुणवत्ता को ठीक तरह से जांच परख कर ही डिलीवरी दी जाए। तो ये कुछ एक कारण हैं जिनके कारण उपभोक्ताओं का शोषण होता है। कई बार यह भी पाया जाता है कि देखिए सरकार के ऊपर उद्योगपतियों और पूंजीपतियों का प्रभाव होता है और उनके खिलाफ एक्शन जल्दी से नहीं लिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में वो एक जागरूक उपभोक्ता ही अपने अधिकारों की रक्षा कर सकता है। तो ये कुछ एक चीज़ें हैं जो आपको इस पाठ के अंतर्गत एक अच्छे नागरिक, एक जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए बताई गई हैं और ये सामान्य बातें हमें अपने जीवन में भी उतारनी है। तो मैं समझती हूँ ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप इतने अध्याय का अध्ययन अपने पाठ्य पुस्तक से भी एक बार कर लें और कल हम बात करते हैं कि उपभोक्ताओं का शोषण किस प्रकार से होता है। देखिए उपभोक्ताओं के शोषण के दो प्रकार होते हैं, एक तो वस्तु के रूप में और दूसरा सेवा के रूप में, जिसकी विस्तृत चर्चा हम कल करेंगे।